हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 10 की एनसीईआरटी से हम बायोलॉजी कर रहे थे ना, और चैप्टर क्या था? लाइफ प्रोसेस। और ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था हमारा, ये पूरा कंप्लीट मैंने समझा दिया था। अब हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। चलो स्टार्ट करते हैं। The maintenance functions of living organism must go on. Maintenance function living organism का क्या? चलते रहना चाहिए। Even when they are not doing anything particular. तब भी जब भी वो कोई खास काम ना करते हो तब भी चलते रहना चाहिए। Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job हैज़ टू गो ऑन। चाहे हम सोते रहें या क्लास में रहें या बैठे रहें या चलते रहें, कुछ भी करते रहें, छोटा से छोटा काम भी, तो ये काम मेंटेनेंस प्रोसेस चलते रहना चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। कौन से प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं? जो भी मेंटेनेंस प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता आ रहा है, जो भी चलता रहेगा, उस सब को मिला के क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस है। चाहे हम सोते रहें उसके लिए, चाहे हम जागते रहें, उठे रहें, नींद में रहें। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया दिल धड़कता रहता है, चाहे तुम सोते रहो, जागते रहो, कुछ भी करो। वैसे ही मॉलिक्यूलर लेवल पे भी सेल्स, जो डेड सेल्स हैं वो मरेंगे, न्यू सेल्स बनेंगे। ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, जो कि हमें दिखता नहीं है। लास्ट क्लास में बताया ये सब कुछ। अब आगे देखो। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। ये मेंटेनेंस प्रोसेस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? डैमेज बचाने के लिए और ब्रेक डाउन के लिए। तो क्या चीज़ ज़रूरी है ये सारे प्रोसेस के लिए? एनर्जी ज़रूरी होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी कहाँ से आती है? बाहर से। कहाँ बाहर से? बॉडी के बाहर से। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के, हर एक ऑर्गेनिज्म के बाहर से खाना लेते हैं, ठीक है। ये एनर्जी बाहर से लेते हैं। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism which we call food, ठीक है। फूड, खाना जिसको कहते हैं, वही खाना हम क्या लेते हैं? एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी से एनर्जी मिलती है। टू द इनसाइड, खाना को अंदर लेके जाते हैं। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाहर से खाने के फॉर्म में एनर्जी को लेना और अंदर डालना, इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यहाँ देखो, न्यूट्रिशन है ना। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ेगा तो एडिशनल फूड भी ज़रूरी होगा बाहर से, ठीक है। अब देखो, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। अब ये केमिस्ट्री है थोड़ा सा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर एक लिविंग मॉलिक्यूल्स जो है उसमें कार्बन की कंपोनेंट होती है। अक्सर खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कार्बन होता है बेसिकली। तो हम लोग को कार्बन की चीज़ें ज़रूरी होती है एज फूड सोर्स, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब देखो, जैसा जैसा कार्बन कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म खाएगा, उस तरह से उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, गाय हो गई, गाय क्या खाती है? भूसा खाएगी, पत्ते खाएगी, घास खाएगी। लेकिन क्या हम लोग इंसान खाते हैं पत्ते, घास, ये सारी चीज़ें? नहीं ना। क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन है ना, वो काफ़ी बोझ नहीं सह सकता है एक गाय के इंटेस्टाइन की तरह। तो उन लोगों का इंटेस्टाइन, उन लोगों का पेट उस तरह से डिज़ाइंड है, हमारा नहीं है। तो हम लोग खाने को पका के खाते हैं, कच्चा नहीं खा पाते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है इतना? अब आगे चलते हैं। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। अब जो बाहर से हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेते हैं वो काफ़ी वेरी कर सकता है। सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इन्वायरमेंट एक किसी खास इंसान के कंट्रोल के अंदर तो होता नहीं है। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. ये जो sources of energy है, इसको break down करना होता है और built up क्या करते हैं? source of energy हमारी body में देती है।
therefore need to be broken down and built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. अब यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी. अब यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी से कुछ याद आ रहा है? मैंने बताया था तुम लोगों को कि कोई भी खाना हम लोग खाएंगे तो वो एनर्जी के फॉर्म में बनता है, और वो एनर्जी क्या होती है? ATP, है ना. स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में बन जाएगी. चाहे तुम चावल खाओ, दाल खाओ, चिकन खाओ, कुछ भी खाओ, वो ATP में बदलेगी एट द एंड. फुल फॉर्म क्या था? एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट. ये एनर्जी का फॉर्म है मॉलिक्यूलर लेवल पे. ठीक है, कौन से लेवल पे? मॉलिक्यूलर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. ये आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेगा. तो ये एनर्जी यूटिलाइज करने का एक स्मॉल पॉकेट सिंपलर फॉर्म है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एट द एंड. तो ये क्या है? यूनिफॉर्म सोर्स. ठीक है, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी. कुछ भी खाओ एट द एंड यही बनेगा. क्या बनेगा? ATP. ठीक, आगे देखो. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. अब देखो, कोई भी खाना खाओगे तो वो ब्रेक डाउन होगा. और ब्रेक डाउन प्रोसेस कैसा होगा? क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिजम्स, इंसान ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजनाइज्ड होगा, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलेगा. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिसोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन. अब देखो, NCERT के हिसाब से रेस्पिरेशन का क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. मैंने कहा था ना कि मैं रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन दूंगी, तो ये यहाँ है, देखो. एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज. और वो ऑक्सीजन जो बाहर से लिया, उस ऑक्सीजन को यूज करना किस काम के लिए? ब्रेकडाउन, तोड़ने के लिए. क्या तोड़ने के लिए? जो खाना हमने लिया है बाहर से. फॉर सेल्यूलर नीड्स, किस चीज़ के लिए? जो हमारे बॉडी में सेल्स है उन लोगों को ताकत पहुंचाने के लिए, उन लोगों को खाना देने के लिए जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस फूड को तोड़ने के लिए चाहिए होगा, उसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन. ठीक है, अब जस्ट सपोज कर लो ये चावल है मेरी, मैंने चावल खाया. ठीक है, जो कुछ भी है. ठीक है, अब ये चावल में क्या ऐड करोगे? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ से आया? आउटसाइड से. ठीक है, बाहर से लिया. ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन मिला, इसके साथ कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन. और ये क्या हुआ? ब्रेक डाउन. खाना क्या हुआ? ब्रेक डाउन. और छोटे छोटे फॉर्म्स में बन गया, एकदम छोटा. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में. और फाइनली ये किसको मिला? सेल्स को. बॉडी में जो सेल्स हुए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल सेल्स, जो भी सेल्स, फिर उसके बाद उससे खाना बनाएंगे, एनर्जी लेंगे, और वो एनर्जी क्या बनेगी? ATP. एनर्जी देंगे हम लोग को किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में. समझ रहे हो? अब ये जो ऑक्सीजन का आना बाहर से खाने को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक डाउन फूड इनटू, टू ब्रेक डाउन क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन. ठीक है, एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड. ठीक है, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स. ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स, सेल्स की ज़रूरत के लिए फूड को तोड़ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कहलाया? रेस्पिरेशन. ठीक है, क्लियर हो गया? जब भी बाहर से ऑक्सीजन लिया, खाना खाया, जो खाना है उसको पचाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी. वो ऑक्सीजन उस खाने को छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, फॉर्म्स में तोड़ेगा ताकि हमारा सेल्स उसको यूटिलाइज करके हमें एनर्जी दे सके. और इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. अब आगे देखो. In the case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. क्या लिखा है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड मतलब जो एक ही सेल का बना हो, जैसे अमीबा देख लो. ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया. इसकी जो बॉडी है, इसको लंग्स की ज़रूरत नहीं है,
ना लीवर की ज़रूरत है, ना हार्ट की ज़रूरत है। इसकी पूरी बॉडी ऐसे एक सेल की बनी हुई है, ओपन है, ये बाहर का इन्वायरमेंट है। इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कुछ भी समझ लो, कोई फूड मॉलिक्यूल्स हो गया ऐसा कुछ भी छोटा सा। तो ये डायरेक्टली फूड कैसे लेता है? इस सरफेस से, अपनी बॉडी सरफेस से। नाइट्रोजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ऑक्सीजन जो भी लेना हुआ, इसको ये डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट से ले लेता है। इसको कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है। लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक सेल से बहुत सारे सेल से मिल के बना हो। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनकी तरह इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? जैसा कि बताया अभी मैंने, ठीक है। In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cell. Simple diffusion, diffusion क्या होता है? कौन सा प्रोसेस होता है? डायरेक्ट फ्लो ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल किसी भी सरफेस के आर पार, ठीक है, डिफ्यूजन में आ जाएगा। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ज़रूरत है, उनके यहाँ डिफ्यूजन नहीं काम चलेगा उनका डिफ्यूजन से, ठीक है, इतना क्लियर? We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैसे कैसे अपने एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए फेमस है, वो पता है, वो अपना फंक्शन करते हैं। जैसे दिल धड़कने का, ब्लड पंप करने का, लंग्स ऑक्सीजन लाने का, सांस लाने का, किडनी प्यूरिफाई करने का, इस तरह का सारा एक ऑर्गन का काम है अपना अपना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं है। ओके, We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food or of oxygen will also be the function of specialized tissues. However, this poses a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? कि हम जो खाना लेते हैं वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है स्टार्टिंग में, बल्कि और भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ज़रूरत होती है खाने की। उसके लिए क्या चाहिए होता है? ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन चाहिए होता है। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। जैसे खाना लिया, मुंह में चबाया, कहाँ गया? ज़्यादा से ज़्यादा पेट में गया, लेकिन पेट के बाद कहाँ जाएगा, ये सवाल है। क्योंकि हमारे जो हाथ है इसको भी खाने की ज़रूरत है, इसमें जो सेल्स है इसको भी खाने, इस उंगली में जो सेल्स है उसको भी खाने के, इस नाखून में जो सेल्स है उसको भी खाने की ज़रूरत है, बाल को भी, ठीक है। तो वहाँ तक कैसे पहुँचता है? This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another. जैसे बताया कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अब ज़रूरत पड़ जाती है क्या करने के लिए? फूड और वाटर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक लाइफ प्रोसेस बन गया। आगे पढ़ो। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज कार्बन गैस एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। अब जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी बनाने के लिए, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो इवन कैन बी हार्मफुल। अब देखो कोई भी खाना क्या कह रहा है कि कार्बन जिसमें रह गया एन ऑक्सीजन, ठीक है। कोई भी खाना जैसे मान लिया ये कोई भी खाना खाया, ये फूड में कार्बन और ऑक्सीजन तो होगा ही, वो हमने फूड लिया, अब लिया फूड यूटिलाइज हो गया, पच गया, एनर्जी मिल गई, एटीपी एनर्जी मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है? वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है। ये वेस्ट हार्मफुल ही होता है बॉडी के लिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बेकार होता है बल्कि हार्मफुल भी होता है। तो द वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बना उसका बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लीनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्या करने के लिए? क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब सफाई, बॉडी की सफाई। क्लीनिंग बॉडी के लिए एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी
design in multicellular organisms are followed, a specific tissue for excretion will be developed, which means that the transport system will need to transport waste away from the cells to this excretory tissue. अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, तो वो तो एक्सक्रीट भी कर लेगा ऐसी अपने बॉडी सरफेस से ईजिली, उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको स्पेशल बॉडी टिश्यू की ज़रूरत होती है एक्सक्रीशन के लिए भी, जैसे कि हमारा रेक्टम जो लास्ट में आता है, ठीक है, जहाँ से स्टूल्स पास होती है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर जहाँ से यूरिन पास होती है, ठीक है, ये सब स्पेशल टिश्यूज़ है हमारी बॉडी के एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। इस तरह का मल्टी सेलुलर में ज़रूरत पड़ती है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं पड़ती है। अब एक एक प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस क्या आया कि बॉडी का, हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी में मेंटेनेंस फंक्शन होना चाहिए, सेल्स का ब्रेकडाउन होना और न्यू सेल्स का बनना, ये चलता रहता है, चाहे हम सोते रहें, जागते रहें, कोई भी बैठे भी रहें, तब भी ये चल रहा है सेल्स के अंदर। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। लास्ट टाइम भी बताया था। मेटाबॉलिज्म के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। इट इज द सम टोटल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच अकर इन लिविंग बींग्स ड्यू टू इंटरैक्शन अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये ऐसा सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है उस सारे केमिकल रिएक्शन को एक साथ क्या कहोगे? मेटाबॉलिज्म। ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। जो भी इंसान का फंक्शन, जो भी एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन होता है बॉडी में, वो सारा किस वजह से होता है? मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। मेटाबॉलिज्म हैज टू कंपोनेंट्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। Anabolism or constructive metabolism consists of built-up reactions where complex molecules are formed from simpler ones. Example, formation of glycogen from glucose or proteins from amino acid. ठीक है, formation of glycogen from glucose, proteins from amino acid. Energy is required for anabolic reactions. Catabolic or destructive metabolism consist of breakdown reaction where complex substances are broken down into simpler substances. Example, respiration breaks glucose into carbon dioxide and water. अब देखो यहाँ पे समझो। फर्स्ट प्रोसेस लाइफ प्रोसेस का क्या आया हमारा? लाइफ प्रोसेस लिखो यहाँ। और फर्स्ट प्रोसेस क्या पढ़ा हमने? मेटाबॉलिज्म। तो इसको सम अप करके कैसे लिख सकते हैं? ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन आवर कर लो, ठीक है, इन आवर बॉडी। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो मेटाबॉलिज्म कहला जाएगा। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म का दो टाइप है। पहला एनाबॉलिज्म और कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन, बनना ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, formation of complex molecules from simpler ones. simple molecules से complex molecules बनाया जाता है एनाबॉलिज्म प्रोसेस में, जिसको कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स का मिला के। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे कि ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। देखो क्या लिखा था ऊपर, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड्स। अब ये देखो एमिनो एसिड्स से क्या बनना? प्रोटीन। जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, ग्लूकोज बहुत सारे मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म, क्योंकि दो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इतना समझ में आया। और एनाबॉलिज्म के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, मतलब इसमें एनर्जी लगेगी बाहर से। समझ लो एनर्जी क्या है, एटीपी। जो एटीपी प्रोड्यूस हुआ ना खाने से, वो इसमें यूटिलाइज होगी ग्लाइकोजन बनाने में। ठीक है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ये क्या है, इट इज द ब्रेकडाउन, क्या है, टूटना तोड़ना ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स बोल लो इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो अभी समझा रही थी मैं, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ग्लूकोज कहाँ से आता है, फूड से आता है। ठीक है, और बताया था कि फूड फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन आएगा, रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, फूड लेगा, फूड में क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ मिलके ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या निकलेगा, एटीपी, एनर्जी। एटीपी इज एनर्जी। तो एक चीज़ याद रखना, कैटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी बनेगी, एनर्जी रिलीज होगी, और एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होगी। और ये एग्जाम्पल याद कर लो, समझ लो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने में एनाबॉलिक प्रोसेस लगता है, और रेस्पिरेशन एग्जाम्पल हो जाएगा कैटाबॉलिक प्रोसेस का, डिस्ट्रक्शन का, जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बनती है और डिफरेंट सेल्स को एनर्जी मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें न्यूट्रिशन से पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और एक दिन में इतना कुछ समझा दूंगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक, तो न्यूट्रिशन, नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट होगा। ओके फाइन, अभी के लिए मेटाबॉलिज्म और पूरा का पूरा एक समरी दी गई है एनसीईआरटी में। ये जो पैराग्राफ आपने अभी पढ़ा ये पूरा समरी है। इसमें देखो ऊपर में यहाँ कहीं पे तुम लोग को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो कह रहा है ना, मेंटेनेंस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, ये जो लाइन है यही लाइन मेटाबॉलिज्म है। इसी को शॉर्ट में करके एनसीईआरटी का यही प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी सिर्फ एक लाइन लिख के आगे बढ़ जाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता डेप्थ में जाके, आपको खुद समझना होता है। और फिर ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि फिर जब आप ऐसे ही पढ़ के निकल जाओगे तो आपको पता भी नहीं होगा, अरे मेटाबॉलिज्म कहाँ दिया था। तो ये है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें। अब सबके पास एनसीईआरटी बुक होगी, प्लीज़ एक बार खुद से पढ़ना ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई है, ऐसी रीडिंग करना, और मेरी कॉपी के नोट्स इसको भी देखना और खुद का भी ऐसा नोट्स बना लेना, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट होगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर आगे चलता जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक, चलो टिल देन टेक केयर, बाय।